डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आज हमारा पहला लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट किस तरह वजूद में आया और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन चीज़ों के मुतल्लिक स्टडी करते हैं। सो लेट अस प्रोसीड। जो पहली चीज हमने याद रखनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में वो ये कि ये जो टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिस्ट से, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने 1933 में ये टर्म जो है इसका यूज किया, इसको इन ए सेंस इन्वेंट किया। तो दैट वाज इन 1933। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि बिफोर 1933 हमारे पास कोई सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का इकोनॉमिक्स में नहीं था। तो इससे ये पता चलता है कुछ हालात ऐसे पैदा हुए होंगे एट दैट टाइम, कुछ वजूहात बने होंगे एट दैट टाइम जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स वजूद में आया। सो लेट अस लुक इनटू दैट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वजूद है, इसकी वजह जो बन गया वो था ग्रेट डिप्रेशन, जो 1929 में स्टार्ट हुआ। ग्रेट डिप्रेशन में ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे ये ओरिजिन हुआ और इसके बाद इसका असर बाकी मुल्कों पे भी पड़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका जो रेशो है वो काफ़ी कम चला गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जो आउटपुट है आउटपुट भी काफ़ी कम हुआ। यानी कि हम तो यूजुअली क्या देखते हैं कि आउटपुट में इजाफा होता है, अगर किसी मुल्क में 2% ग्रोथ हो या किसी मुल्क में 8% ग्रोथ हो, लेकिन आमतौर पर इजाफा होता रहता है। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो है 1929 ऑनवर्ड जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आउटपुट था वो काफ़ी नीचे चला गया, ऑलमोस्ट 25%। और ये जो एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अब ये जो हालात पैदा हो गए तो इन्होंने इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों वजूद में लाया। लेट अस लुक इनटू दैट। देखिए क्या हुआ कि 1930 से पहले जो इकोनॉमिस्ट्स थे उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं, और जो इकोनॉमिक्स वो पढ़ाते थे, जो सोच उनकी थी, उसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इस क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक एक मुल्क में जो है कम से कम लंबे अरसे तक कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, यानी कि वो भरोसा करते थे कि देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, जो तब तक की इकोनॉमिक्स की सोच थी। दूसरी चीज जिस पे वो भरोसा करते थे और जो ज्यादा जरूरी है वो ये कि उनको लगता था कि अगर मार्केट में कभी ऐसा मसला हो जाए कि एम्प्लॉयमेंट या फिर आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, तो मार्केट्स जो है वो सेल्फ करेक्टिंग होंगे, वो खुद को खुद ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि आपको ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, इकोनॉमी में उनके मुताबिक, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के मुताबिक, इकोनॉमी में ये सलाहियत मौजूद थी, कैपेसिटी मौजूद थी कि वो खुद को खुद ही ठीक करती। लेकिन 1930s में जब ये प्रॉब्लम ग्रेट डिप्रेशन का लंबे अरसे तक चलता रहा, तो इकोनॉमिस्ट्स, जो अब नए इकोनॉमिस्ट्स थे, जो एक नई सोच के जरिए से इस मसले को हल करना चाहते थे, उन्होंने ये समझा, उन्होंने पुरानी जो सोच थी इकोनॉमिक्स की, उन्होंने उस पर तनकीद की। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी पुरानी सोच है इकोनॉमिक्स की, वो हमारे लिए यहाँ पे कारामद साबित नहीं होती, यूजफुल साबित नहीं होती। तो हमने कुछ और सोचना होगा जिसके जरिए से हम अपना जो हमारी प्रॉब्लम इस वक्त है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की है या फिर आउटपुट की प्रॉब्लम है, डिमांड कम होने की प्रॉब्लम है, तो ताकि हम उसको जो है रिजॉल्व कर सके। अभी हम जो इस पे बड़े डिस्कशन है वो आगे जाके हम देखेंगे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे। पर्टिकुलरली आगे आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने क्या कहा, फिर केनीशियन इकोनॉमिस्ट्स ने क्या कहा, और उनके दरमियान बुनियादी डिफरेंसेस क्या है, और सोल्यूशन वो कौन सी सोल्यूशन देते हैं क्लासिकल वाले, और फिर केनीशियन कौन सी सोल्यूशन देते हैं। बहरहाल वो सब चीजें आप आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बस इतना कहना है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है ये उस वक्त समझ में आ गया, जो उस वक्त के इकोनॉमिस्ट्स थे, पर्टिकुलरली जो इस मसले में नए सोच के साथ जो है आगे आना चाहते थे, तो उनको ये लगा कि
पुरानी वाली इकोनॉमिक्स जो है हमारे लिए कारामद साबित नहीं होती। अब क्या होता है, इन नए इकोनॉमिस्ट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे जेम केनीज। जेम केनीज ने जो है उन्होंने एक किताब लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और ये एक रेवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी किताब थी जिसने जो हमारी पुरानी सोच थी इकोनॉमिक्स की उसको चैलेंज किया और ये बताया, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि वो ये समझते थे क्लासिकल्स के अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता और जो मार्केट्स है वो खुद को खुद ठीक कर सकते हैं, लेकिन केनीज ने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी देर तक चलता रहेगा और अगर इकोनॉमी में कोई मसला पैदा हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि इकोनॉमी जो है वो खुद को, मार्केट जो है वो खुद को खुद ही ठीक कर पाए। बहरहाल ये जो डिस्कशंस है, पूरे डिस्कशंस वो आगे जाके आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे केनीज का कंट्रीब्यूशन जो है उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि जो क्लासिकल सोच है उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन जो है, काउंटर रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया जेएम केनीज ने और एक नई सोच जो है वो वजूद में आ गई जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये 1930s में इसीलिए जेएम केनीज में का जिसमें कंट्रीब्यूशन था और बाकी इकोनॉमिस्ट्स का जिसमें कंट्रीब्यूशन था, एक नया सब्जेक्ट जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं वो वजूद में आता है। लेट अस सी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। आप जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि एक हाउस होल्ड है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, या एक फर्म है, या एक प्रोडक्ट है, या एक मार्केट है। तो इन सब चीजों के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट जो ओवरऑल एक इकोनॉमी होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि वो वेरिएबल्स, वो फैक्टर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमी के जो ओवरऑल पूरे इकोनॉमी से ताल्लुक रखते हैं उनकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। जैसे कि आउटपुट, यानी कि नेशनल आउटपुट जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे जीडीपी और जीडीपी के मुख्तलिफ जो नेशनल आउटपुट के जो मुख्तलिफ मेजरमेंट्स है उनके बारे में आप स्टडी करेंगे, तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह हम एम्प्लॉयमेंट स्टडी करते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये जो दो सब्जेक्ट्स है ओवरऑल इकोनॉमी से जिनका ताल्लुक है ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करते। पर्टिकुलरली ये जो एम्प्लॉयमेंट का मसला था ये इट वाज नॉट टेकन एज एन इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स बिफोर, यानी पुराने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे वो इसको इशू समझते ही नहीं थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह हमारा इन्फ्लेशन का कंसेप्ट और इन्फ्लेशन का इशू जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक फाइनेंस, यानी कि गवर्नमेंट जो है उनके फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, उनका जो रेवेन्यू है या इनकम आप कहिए वो कहाँ से आएगी, वो कितनी होगी और वो एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन किन एरियाज में एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो ये चीज भी जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और फाइनली हम इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो स्टडी करते हैं। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं जैसे कि आउटपुट है एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब वो चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट को एक या दूसरे तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट्स अपने सामने टारगेट्स रखती है कि हमारा आउटपुट कितना बढ़ना चाहिए, तो उसके मुताबिक ही वो जो है अपना एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट या बाकी दूसरी चीजें करते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो दिस इज ए पॉलिसी कंसर्न। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है गवर्नमेंट्स के सामने, चूंकि तकरीबन बेशतर जो वर्ल्ड है वहां पे डेमोक्रेसी है, इसलिए लोग इलेक्ट ही इसलिए होते हैं, गवर्नमेंट्स इलेक्ट इसलिए होती है ताकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक पॉलिसी इशू बनता है, यानी कि जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक पॉलिसी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो इसी तरह इन्फ्लेशन, आपने सुना होगा कि किसी मुल्क में अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होती है तो वहां पे गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट्स होते हैं या फिर इवन गवर्नमेंट को जो है रिजाइन करना पड़ता है। तो
इन्फ्लेशन भी इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी ओरिएंटेड इशू है। ये एक इंपॉर्टेंट इशू बनता है अपोजिशन के लिए भी पार्लियामेंट में कि प्राइसेस जो है इनमें ज़्यादा इजाफा क्यों हुआ, गवर्नमेंट की नाअहली है, उनकी पॉलिसी सही नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक पॉलिसी ओरिएंटेड मामला है। इसी तरह पब्लिक फाइनेंस, जैसे कि आप टैक्स कलेक्ट करते हैं या फिर आप एक्सपेंडिचर करते हैं इकोनॉमी में, तो दिस इज ऑल्सो पॉलिसी ओरिएंटेड इशू। और फाइनली इंटरनेशनल ट्रेड पे भी जो है एक गवर्नमेंट को, एक स्टेट को पॉलिसीज बनानी पड़ती है कि हम कितना इंटरनेशनल ट्रेड अलो करेंगे या हमारे टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स कितने होंगे। बहरहाल ये सब वो चीजें हैं जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे जाके स्टडी करेंगे। अभी तो हम बस इनको इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने ये समझने की कोशिश की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का वजूद कब हुआ 1930s में, इसमें किसका बड़ा रोल था, तो वो जेम्स केनीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो इससे पहले की सोच कौन सी थी, उसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से हम आगे क्यों बढ़ गए और हमने एक नए सब्जेक्ट को क्यों वजूद में लाया, क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है हमें ये लगा कि ये हमारे मसाइल जो है, हमारे इश्यूज जो है, ये सॉल्व नहीं कर पा रही है एज इट वाज इन 1930s। और हमने ये स्टडी करने की कोशिश, ये जानने की कोशिश की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। दीज आर द सब्जेक्ट्स विच वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट में हमें ये पता चला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एक पॉलिसी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी दोनों में काफी हम इख्तलाफ पाते हैं, डिफरेंसेस पाते हैं। आप जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ स्कूल्स है, एक स्कूल कुछ कहता है, दूसरा स्कूल कुछ और कहता है पॉलिसी के हवाले से कि हमें क्या करना चाहिए, या मार्केट्स कैसे फंक्शन करते हैं, इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है। तो इसलिए देयर आर डिफरेंसेस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इतनी डिफरेंसेस नहीं देखेंगे। आई होप कि आपको एक बुनियादी इंट्रोडक्शन मिला होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और जो हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं वो फिलहाल हम शुरू करेंगे जो जीडीपी और मुख्तलिफ जो नेशनल आउटपुट के मेजरमेंट्स है उनसे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।